चलिए अब हम जलवायु के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच है विषुवत रेखा, नीचे में मकर है, ऊपर में कर्क है। कर्क रेखा में सीधा सूर्य का प्रकाश 21 जून को पड़ता है, विषुवत में मार्च में होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जब सूर्य के किरण जो है विषुवत रेखा में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, तो क्या होता है, ऊपर के जो हवाएं हैं, क्योंकि जब भी विषुवत रेखा में प्रकाश सीधा पड़ता है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं हम, ये है जैसे विषुवत रेखा, यहाँ पर प्रकाश सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ का हवा ऊपर उठ जाएगा। जब हवा ऊपर उठेगा तो ये क्षेत्र क्या होगा, ज़मीन का एक खाली हो जाएगा। तो उधर से 35 अंश ऊपर और 35 अंश आगे पीछे दोनों का हवा जो है यहाँ पर इकट्ठा होगा, क्योंकि यहाँ खाली हो गया था। तो इसी को कहा गया, फेरल ने अपने नियम में बताया कि विषुवत रेखा में 35 अंश ऊपर 35 अंश नीचे का जो है उत्तरी और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी का जो हवा है वो आके इस खाली को भरने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, विषुवत रेखा के पास ये हवा आएंगे और ये हवा जिस ज़मीन से होकर, जैसे भारत से होकर आ रहा है तो यहाँ पर ज़मीन से होकर आ रहा है, तो इसका जो जलवायु है उसको प्रभावित करेगा। अब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो क्या होगा, कर्क रेखा के पास आसपास हवा आएगा, तो इधर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। तो ऊपर से जो हवा आएगा वो वैसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से आ रहा है, कहीं से नमी ग्रहण नहीं कर पाया है। लेकिन सोचिए, जो नीचे से आएगा वो दो क्षेत्र से आएगा, एक पश्चिमी से और दूसरा पूर्वी से। ये अरब सागर से नमी ग्रहण करेगा और ये बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करेगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सोचिए, अगर वो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, तब क्या होगा, इधर जो है हवा जो है स्थल से, भारत के स्थल से जल की ओर जाएगा। तब इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो है ग्रीष्म काल में उत्तरायण होने में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये गोलाकार आकृति, इसको ITC जेट कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, हवा तो यहाँ पर आया, जैसे कि इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ से भी हवा जा रहा है और यहाँ से भी, ऊपर से भी आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, इधर से जो हवा जा रहा है नमी पकड़ के जाता है, यहाँ पर बारिश होते होते यहाँ पहुँचने तक इसका नमी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से जो जाता है पश्चिमी से, वो यहाँ अरावली के समांतर आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होता और यहाँ पर सूखाग्रस्त हो जाता है। इसीलिए राजस्थान का जो सूखा एरिया है वो यही कारण है। देखिए, ITC जेट के आकर्षण में दक्षिण पूर्वी पवने 21 जून को ये पहुंचती है और आकर्षित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून भी इसके कारण ही आकर्षित होते हैं। ITC जेट के बारे में बताया गया है, ये अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण जोन क्षेत्र जो होता है ना, दोनों ओर से हवाओं का टकराव होने से ये ऊपर उठता है, ये इसके बारे में बताया है। अब हम ऊपर से मेन देख लेते हैं। देखिए, अब जब उस समय हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर, जब कर्क रेखा में सूर्य सीधा पड़ता है उस समय की बात है। तो उस समय भूमध्य सागर क्षेत्र से हवाएं ऊपर से चलती हैं, तो दोनों तरफ से चलेंगे। तो शीतोष्ण जो चक्रवात हैं वो क्या हो जाता है, उधर से जो पश्चिमी विक्षोभ जो आता है ये आ रहा है यहाँ पर इधर, तो उसके साथ प्रभावित होकर जो ये शीतोष्ण चक्रवात है वो भी आने लगता है और भूमध्य सागर को पार होता है, तो भूमध्य सागर से नमी भी ग्रहण कर लेता है। लेकिन हिमालय के पास जब आता है ये पश्चिमी विक्षोभ, ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है, जब ये हिमालय के पास आता है तो हिमालय से टकरा के एक भाग ऊपर चला जाता है और एक भाग नीचे आ जाता है। तो ये नीचे वाला भाग के साथ में ही ये जो शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण ये नीचे वाले भाग के साथ में नीचे की ओर आ जाता है और ऊपर वाला जो भाग जाता है वो लगभग तिब्बत के और तिब्बत, चीन और मंगोल के आसपास 6 से 12 किलोमीटर के ऊपर में चलता है और जो वो हमारे देश को प्रभावित नहीं करता। नीचे वाला भाग जो आ जाता है इधर, वो प्रभावित करता है। देखो,
मकर गमन कहते हैं इसको। सूर्य के दक्षिणायन होने से जेठ हिमालय के सामने आने के कारण दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये कौन से समय की बात है? जब सूर्य मकर में चला जाता है। तो मकर में चला जाता है तो इधर के हवा को उधर आकर्षित करते हैं, तो पार होके जाने के लिए इधर आता है, तो यहाँ पे बढ़ता है। तो उत्तरायण होने पर ये जो है कमज़ोर रहता है, लेकिन दक्षिणायन होने पर ये नीचे की ओर इधर आ जाता है। तो जब ये आगे बढ़ता है और किसको ले जाते हुए? शीतोष्ण चक्रवात को ले जाते हुए। तो जब ये जम्मू कश्मीर में जाता है और हिमाचल प्रदेश में जाता है और उत्तराखंड में जाता है, तो वहाँ पर ये क्या कहता है? बर्फ़ के टुकड़े के रूप में बारिश होता है, जो कि सेब हेतु बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये फायदेमंद है। और नीचे की ओर देखते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर ये कैसे बारिश होता है? वर्षा के बूंद के रूप में होता है, और ये रबी के फसल गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार ये फायदेमंद है। अब ये हो गया ऊपर की ओर, जो ITC-Z बोल रहे थे ये यहाँ पर बनता है। अब हम देखते हैं, वो तो उधर से आ रहा है, ये इधर से तो भी आएगा ना ज़मीन की ओर हवा, तो इधर से आ रहा है वो भी ज़मीन की ओर से। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून स्थल से निकलने के कारण अंदर की ओर वर्षा नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो सूखा ज़मीन से आ रहा है, तो कहाँ से वर्षा करेगा? आगे हम पढ़ेंगे, उसके पहले देख लेते हैं। यहाँ बीच में ये जो है ये गारो है, ये खांसी है और ये जयंतिया है। खांसी में ही चेरापूंजी है और मासिर राम है। यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है। तो देखिए, ये शीतकाल में उत्तर पूर्वी जो मानसून आ रहा है, ये हवा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये कहाँ आ गया है? पश्चिम बंगाल में आ गया। तो पश्चिम बंगाल बोलता हूँ, बंगाल की खाड़ी आ गया। बंगाल की खाड़ी में पार होगा तो ये नमी धारण करेगा। नमी धारण करेगा तो जब तक तट में नहीं आएगा वैसा नहीं करेगा। और ये तट में कहाँ आता है? सीधा तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु में ये जो है वैसा कहता है। कौन सा? शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वैसा होता है, यही तमिलनाडु का तट है। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट पर उत्तर पश्चिमी मानसून। उत्तर पश्चिमी मानसून से वैसा होता है, इससे भी वैसा होता है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया ऊपर से आने वाला। अब नीचे से जाने वाला। नीचे से जाने वाला में जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब मकर रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो उस समय गर्मी के बाद यहाँ वैसा आता है, तो यहीं से हवा जाता है। तो ये हवा जाता है, तो उसको देखते हैं। तो ये इसी को बोला गया था। एक तो आने वाला में तमिलनाडु तट में हुआ, इसमें भी तमिलनाडु के तट में होता है। देखते हैं, यहाँ से हवा जब आगे बढ़ता है तो ग्रीष्म काल में दक्षिण पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। अब नमी ग्रहण करेगा तो उस समय क्या होगा देखते हैं। और कुछ 21 जून के बाद सूर्य वापस विषुवत में आने लगता है, और सितंबर अक्टूबर तक वहाँ ठंड रहता है, बरसात चलता है। ग्रीष्म काल के बाद ये शुरू होता है। ग्रीष्म के काल के बाद ही दक्षिणायन होना शुरू होता है। और उस समय बहुत यहाँ चक्रवात आता है। वैसे ये जो हवा जा रहा है यहाँ से ऐसा, इसमें पश्चिमी तट पर यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होता, लेकिन कुछ जगह चक्रवात जैसे होता है। जैसे यहाँ लिखा है पूर्वी तट पर वैसा नहीं होता, लेकिन चक्रवात से होता है। चक्रवात हो जाता है, उसी से वैसा होता है। नहीं तो ये तो ऐसा घूम के जाता है, तो यहाँ वैसा होने के पास पूर्वी तट में कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए जब चक्रवात होता है तब वैसा होता है। और जो बीच वाला भाग है वहाँ वैसा नहीं होता, और लेकिन इसके किनारे किनारे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चक्रवात में वैसा होता है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये है। अब यहाँ से मानसून से यहाँ जो वर्षा होता है उसको देख लेते हैं। मानसून से 90% और शीत ऋतु में 10% वर्षा होता है। 20 दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर वर्षा होता है शीत के ऋतु में। अब देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ यहाँ पर दक्षिण से हवा आ रहा है, क्योंकि गर्मी के बाद बरसात के समय। तो यहाँ से पार होगा, यहाँ से पार होगा तो इस तरीके से आएगा। तो जाहिर सी बात है शिवालिक के नीचे वाला भाग में ऐसा टकराएगा। तो शिवालिक का भाग, नीचे वाला भाग जो है वो सदाबहार इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये
टकरा के वहाँ पर बहुत बारिश होता है। अब ये आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा वैसा होगा, फिर कम 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 ऐसा होता होता जाएगा, पश्चिम की ओर घटता जाएगा नमी। और क्या होता है, राजस्थान तक जाते जाते ये जो है वैसा बिल्कुल नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हवा भले जाता है, नमी नहीं जाता। अब देखते हैं दूसरा, ये एक छोर हो गया यहाँ से जाने वाला। अब इधर वाले पश्चिमी वाले जो बंगाल अरब सागर से जाता है, वो अरब सागर से जो जाता है वो भी जैसे पहले बताया पर्वत के पहले में वैसा होगा और पीछे में वृष्टि छाया होगा। तो वृष्टि छाया जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत वैसा होगा और यहाँ कच्छकरण में सूखाग्रस्त हो जाता है। ये सब हवाएं आईटीसी जेट के कारण भी खिंचाव के कारण जाता है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक यहाँ बारिश होता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है ये। यहाँ देखिए कैसे 1 जून को ये केरल मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुँचता है, बहुत ज़्यादा वर्षा करता है। और उसके बाद ये 5 जून तक 5 मई तक यहाँ पहुँचता है, 10 मई तक यहाँ तक पहुँचता है और 15 मई तक यहाँ तक पहुँचता है, 20 मई तक यहाँ तक पहुँच जाता है। ये जो यहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, तो यहाँ पर तो बहुत बारिश होगा तो यहाँ हरा भरा रहेगा, लेकिन पीछे के भाग जो है वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, इसीलिए वहाँ पर बहुत अकाल पड़ता है। तेलंगाना है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और यहाँ से 21 जून तक यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ ये वाला एरिया तक। और यहाँ पर गुल शिखर है जो अरावली पर्वत में, वहाँ बारिश होता है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ राजस्थान में नहीं हो पाता क्योंकि ये यहाँ आगे बढ़ जाता है और राजस्थान ये वाला एरिया सूखा रह जाता है। अब देखिए हम कुछ और जानकारी यहाँ ले लेते हैं भारत में मानसून के बारे में। मानसून पूर्व फुहार तमिलनाडु में होता है, केरल में, तमिलनाडु में भी होता है और केरल में होता है वो आम के वर्षा के लिए लाभदायक है, इसलिए आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या काफ़ी वर्षा कहलाता है, ये दोनों के लिए लाभदायक है। स्थल जल्द गर्म होता है जबकि जल्द ठंडा भी होता है सागर की तुलना में। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है या जलवायु पाया जाता है। मार्च और अप्रैल में निम्न दाब होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब हो जाता है जिसको लू कहते हैं, इसमें नमी नहीं होता है। मई में पश्चिम बंगाल में जो चलता है उसको काल बैसाखी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से वैसा होता है, एक तो अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। 1 जून से 15 सितंबर तक ये वैसा होता है। अरब सागर शाखा से 1 जून से केरल के मालाबार में मानसून प्रस्फुट होता है कहलाता है। गुजरात से कन्याकुमारी तक तटीय वर्षा होता है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा जलवायु।